अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत से हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान से हमारे साथ मेजर नदीम साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और सर शुक्रिया आज हम आपका। बात करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान और हिंदुस्तान सभी की। और सबसे पहले मैं कर्नल साहब आपकी तरफ आऊंगी कि क्या सर आपको रीजन लगता है कि जब अफगानिस्तान में कुछ होता है तो पाकिस्तान कहता है कि जी भारत करा रहा है, और अगर बांग्लादेश में कुछ हो जाए तो आप लोग कहते हैं पाकिस्तान करा रहा है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के जो हालात हैं, आपको लग रहा है ये कहीं जाकर संभलेंगे? और क्या वाकई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है, इन दोनों कंट्रीज अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कुछ इंटरफेयर करते हैं? जय हिंद, नमस्कार आरजू जी। एक बड़ा इंडिपेंडेंट सा आप वो लीजिए स्टैंड, इंडिपेंडेंट स्टैंड के फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें। और अगर उसमें आपको लगे, आपकी आवाम को लगे कि यस इंडिया इज इन्वॉल्व, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर मैं कहूं कि बांग्लादेश में जो भी रियलिटी है उसमें अगर हमारा जो सोच है पाकिस्तान के बारे में, अगर आपको वो लगे कि लॉजिकली करेक्ट है, हो सकता है गलत हो, बट लॉजिक दिखने में लग रहा है कि ये बात सही है, तो मुझे उसको सही मान लेना चाहिए। आगे बात पहले, क्योंकि अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट। अगर हम अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हैं किसी भी वजह से, तो पिछले 20 साल से इन्वॉल्व क्यों नहीं है? एक एक कर मतलब बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करिएगा। भाई 20 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो अफगानिस्तान के साथ इन्वॉल्व कौन रहा है? मेरे ख्याल से सब लोग कहेंगे पाकिस्तान रहा है कंपैरेटिवली। हमने उनके साथ सिर्फ छोटा मोटा ट्रेड किया है, हमने वहां पर सड़कें बनाई है, हमारी बॉर्डर रोड ने वगैरह, उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। इससे ज्यादा बड़ा हमारा उनके साथ कहीं कोई स्ट्रेटेजिक वो नहीं रहा। और अबव ऑल अगर आप बात करेंगे फिर वही कि अगर हमारी उनके साथ बहुत बड़ी घनिष्ठता है, बहुत तगड़ी यारी दोस्ती है, बहुत ज्यादा हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं कि इतने एक्सटेंड तक कि हम पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए उनका इस्तेमाल करें, अगर इस तरह की कोई बात है तो हमें तो उनकी गवर्नमेंट को पहले दिन रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था। हमने तो नहीं किया, हमने बहुत टाइम लगाया, हमने 4 साल लगा दिए कि भाई ठीक है, और 4 साल बाद भी हमने रिलेशंस को सुधारने के लिए लगाया है। हमने ये नहीं कहा है कि चीजें ठीक हैं या गलत हैं। हमारे को आज स्ट्रैटेजिकली लगता है कि अफगानिस्तान को एंगेज करने में हमें फायदा है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजिकली एंड टैक्टिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान, कि पाकिस्तान किसी भी तरह से अफगानिस्तान, तालिबान और वहां के टेररिस्ट को इंडिया में इस्तेमाल ना कर पाए। दैट मीन्स कि हम चाहते हैं अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह के ट्रेनिंग कैंप, किसी भी तरह के आईसिस कैंप, ये वो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई भी ले लीजिए, वो कहीं ऐसा ना हो जो आज से काफी टाइम पहले होता था। जब मैं श्रीनगर में था, 90s, अर्ली 90s की बात करूं, कि हमारे पास अफगानी टेररिस्ट भी आ जाते थे। सो वी वुड लाइक टू सेव गार्ड दैट। सो अगर मुझे फिर भी अगर अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना है पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए, तो दो ही चीजों में कर सकता हूं। या तो मैं उन्हें पैसे दे सकता हूं, सो कॉल्ड टेरर फंडिंग की बात कर लें। टेरर फंडिंग में पाकिस्तान काफी टाइम रह चुका है, क्योंकि एफएटीएफ में उन्हें पता है कि कैसे टेरर फंडिंग करी जाती है। हम तो 2 मिनट में एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है नहीं, आपके यहां तो एक्सपीरियंस भी है। और दूसरी बात कि अगर मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूं तो जनाब फिर वो ट्रेनिंग कैंप के नाम से बताओ, चाहे स्पेकुलेटिव नाम बताओ, चाहे कोई सच्चे नाम हो, झूठे नाम हो, बट वो नाम कभी आ नहीं रहे। और ये मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, ये नदीम और मेरी बात नहीं चल रही है, मैं ऑफिशियल बात कर रहा हूं। कहीं पर आज तक किसी भी फोरम में पाकिस्तान ने ये नहीं कहा 1 2 3 4 5 6 ये जगहों पर ये कैंप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां इंडियन फोर्सेस अफगानी टेररिज्म को ट्रेन कर रहे हैं। सो ये अगर दो बातों को नजर रखें तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान में होने वाली टेररिज्म को एड कर रहे हैं। हम एज अ स्पीकर, आप और मैं, हम लोग टीवी चैनल्स पर 50 जगह बोलते हैं हाँ जी बड़ा अच्छा हो रहा है, ये तो होना ही है इनके साथ, ऐसा है वैसा, बट दैट इज नॉट आवर ऑफिशियल स्टैंड।
ऑफिशियल स्टैंड बड़ा क्लियर है। बात आ गई बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप ही को मैं बोल देता हूं, नदीम साहब को आप जज बना दीजिए 2 सेकंड के लिए। बांग्लादेश की करीबियां किसके साथ ज्यादा थी? इंडिया के साथ ज्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं। ये करीबियां किसकी कॉस्ट पर थी? पाकिस्तान की कॉस्ट पर थी, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान का पार्ट था। सो पाकिस्तान में ये बड़ा जायज लॉजिकल है कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा कि बांग्लादेश इंडिया बना ले और उसके साथ नजदीकियां बढ़ाए, उसके साथ ट्रेड करे, क्योंकि उनका जो 8 to 9% से बढ़कर ट्रेड 13 to 14% ग्रोथ रेट जो चल रहा था, जो वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड के तौर देखा जाता है, वो किस लिए था? क्योंकि उनके पास एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी एंड दैट इज कॉल्ड एज कपड़ा। और उस कपड़े का कपास कहां से आता था? वो रॉ मटेरियल इंडिया से आता था। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। बट ये अगर किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो सिर्फ पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ब्लेम करता है कि इंडिया तुमने इसको हमसे अलग किया है। सो कुछ भी अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो उसका स्टार्ट, ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जो स्टार्ट था, किसने किया? जमात ने किया। जमात कहां से आई? आप गूगल कर लीजिए, वो पाकिस्तान से आई थी। आज नहीं आई थी, काफी टाइम पहले आई थी। सो जमात इज व्हाट? जमात इज समथिंग लाइक, वो जो बोलते हैं ना, स्लीपर सेल टाइप। क्यों? क्योंकि शेख हसीना जो है वो अपने आप में इतनी स्ट्रांगली प्रो इंडिया थी। प्रो इंडिया बोल रहा हूं मैं तो आज, कि शी वांटेड कि भाई हमको विन विन सिचुएशन है। विन क्यों है? कि उसकी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, वो देख रही है, उसको इंडिया के साथ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, रादर ट्रेड इजीली हो रहा है, वर्ल्ड फोरम्स में कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, इंडिया उनसे ले क्या रहा है। फिर भी अगर 2 मिनट के लिए ये मान लें कि बांग्लादेश सडनली उनका हार्ट चेंज हो गया, और अगर वो हार्ट चेंज हो गया तो आप मुझे एक बात बताइए, वो हार्ट शेख हसीना के खिलाफ क्यों जाना चाहिए? मुजीबुर रहमान, लिबरेटर ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ बांग्लादेश, उसकी मूर्ति का गला क्यों काटना चाहिए? उसमें क्या इंडिया का कोई रोल है मुजीबुर रहमान बनाने में? ही वॉज देयर। ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना कि कल अगर हमें किसी वजह से अप डाउन हो गया तो हम ये बोलना शुरू कर दें कि गांधी जी की मूर्तियां गिरानी शुरू कर दो। वी मे हैव डिफरेंसेस, बट मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान के साथ आप या नदीम साहब ये प्रूव कर पाएंगे प्रूफ के साथ कि यस इंडिया इज इन्वॉल्व, जबकि मैं आपके सामने प्रूव कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात, चलिए आप दिल पर हाथ रखिए आरजू काजमी जी, दीपू का अभी मर्डर हो गया, वहां पर उसे उल्टा लटकाया गया रस्सी से ऊपर, दैट इज द वीडियो, जहां पर एकदम से बात बढ़ गई और उसमें आग लगाई गई। आप एज अ इंडिविजुअल क्या ये जरूर नहीं कहेंगी कि इससे ज्यादा बड़ी बर्बरता नहीं हो सकती? आई एम वेरी श्योर आप कहेंगी। इवन नदीम साहब भी ये कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ बात है किसी को इस तरह से जलाना। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको कंडेम क्यों नहीं किया? अब सर ये सवाल तो मेरे ख्याल है मेजर नदीम आपको इसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जिम्मेवार हो भाई, नहीं सर, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए था सर, गवर्नमेंट को बिल्कुल बात करनी चाहिए थी। इतना ही ना बात करके तो आप एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो मेरे ख्याल उन्हें जवाब देना चाहिए था। लेकिन मेजर साहब आप क्या कहेंगे? आपने कर्नल साहब को सुना तो आपको लगता है कि एक दूसरे को हम जो इल्जाम देते हैं कि जी आपका अफगानिस्तान में इंटरफेयर है और आपका बांग्लादेश में है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है आपके ख्याल से क्या वो कहीं रोका जा सकेगा? और क्या वाकई ऐसा है कि आपको लगता है कि वहां पर पाकिस्तान का कुछ इंटरफेयर है, या पाकिस्तान आजकल बहुत नजदीकियां बढ़ा रहा है बांग्लादेश से? देखिए, हम दोनों कंट्रीज के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट तो शुरू से, और मैं समझता हूँ कि उसकी इब्तिदा वहीं से हुई है 1971 से, जब इंडिया ने दो भाइयों के आपस में कन्फ्रंटेशन थी, आप कह लें कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी था, उसको एक्सप्लॉइट किया। और 4000 किलोमीटर की इनकी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वहाँ से इन्होंने मुक्ति बाहिनी के लोगों को ट्रेन किया और ख़ुद फौजें भेजी लाखों, और आज ये क्लेम करते हैं कि जी वो हमने जंगी कैदी बना लिए और ये कर लिए। आप किसी सोवरेन कंट्री के अंदर घुस गए, इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की, आपस के एक झगड़े को आपने जो है वो एक्सप्लॉइट किया और एक कंट्री को डिवाइड कर दिया। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्वैलो एंड फॉरगेट।
नंबर वन। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जब से है। नंबर टू ये है कि इस रीजन के अंदर डेफिनेटली इंडिया जो है वो एक बड़ी पावर के तौर पर है, तो वो पावर जो है उसको जो है वो हर जगह जहाँ पे भी कहीं पे भी पावर डेफिसिट होता है, इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि हालांकि उससे बड़ी पावर इस वक्त चाइना मौजूद है इस रीजन में, लेकिन आप देखें कि चाइना का रोल हमेशा एक न्यूट्रल का रोल रहा है। उसने कभी भी अपनी बॉर्डर से निकलकर किसी की बॉर्डर के ऊपर जाकर उसने कोई ऐसी एक्शन नहीं किया, चाहे इंडिया के साथ उसके स्क्रिमिश हो, पाकिस्तान के साथ तो खैर है ही नहीं, और भी किसी के साथ उसने कभी इस चीज को जो है ना, वो अपने आप को इस वक्त जीवन बनाने में लगा हुआ है कि जी मैंने जो है दुनिया में सुपर पावर बनना है और एक बड़ी इकोनॉमी पावर के तौर पर उभरना है। तो इंडिया का रोल शुरू से ये रहा, यही हुआ है। अभी आप देखें कि बांग्लादेश से पहले अफगानिस्तान के मामले के अंदर भी जब बांग्लादेश के सॉरी तालिबान के साथ हमारे मामलात खराब हुए, जो ताल्लुकात जो है वो स्ट्रेन हुए, तो इंडिया ने उसको फिल करने की कोशिश की और उनको इनवाइट किया और उनके ज़रिए से जो है पाकिस्तान की जो आप कह लें कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट तो आएगा। इसी तरह से अभी देखिए जो बांग्लादेश में हुआ, ये एक तरह से एक कोइंसिडेंस कह लें, इत्तेफाक है। इसमें कर्नल साहब भी कहेंगे कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, जो एकदम से ये चीज़ इरप्ट हुई वो एक मामला था जिसके ऊपर आपने देखा कि वो स्टूडेंट्स यूनियन और वो 1 साल से उसके ऊपर कर रहे थे, जो जो उनका डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, कि स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सैड के नाम से उन्होंने पहले शुरू किया और वो चीज़ उन्होंने उसको क्रश करने की कोशिश की। हसीना वाजिद ने यूनाइटेड नेशन के आप देखिए कि उन्होंने कहा कि जी ब्रूटल क्रशिंग थी और उसमें कोई 1400 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए और कितने लोगों को आप देखिए इसी तरह से जो है वो उन्होंने स्टूडेंट्स को और बच्चियों को जो है वो उन्होंने जो है वो कैजुअलिटी किया, जिसकी बिना पर आखिर अल्लाह ने करम किया और ये फिर जो है ये जुल्म रुका और ये हसीना वाजिद को अपनी हुकूमत छोड़ के भागना पड़ा। जब हसीना वाजिद वहाँ चली गई तो आप देखें कि तीसरा जो मसला था, जो इंडिया ने ट्रस्ट डेफिसिट को जो बार-बार इंक्रीज़ कर रहा है, जो मैं कह रहा हूँ, वो उसको पनाह दे दी, उसको सियासी पनाह दे दी और उसको अपने पास रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि एक मुल्क ने बाद में उसको कन्विक्ट किया उसके इस जंगी जराइम के ऊपर, जो भी उसने जो ये डेमोंस्ट्रेशन को रोकने पे किए थे, उसके ऊपर उसको डेथ पेनल्टी दी है। तो अब उनको चाहिए थे कि उसको उसके हवाले करते और नहीं तो उसको किसी थर्ड कंट्री में आप फ्लोट करें, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे। लेकिन आपने गैर ज़रूरी अपने ऊपर ये स्टिग्मा लगाया कि जी हम वी आर प्रोटेक्टिंग दैट किलर और उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं और उसको हाईली मेंटेनेंस गेस्ट को भी आपने उन्होंने अपने ऐसे गेस्ट रखा हुआ है। तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। चौथी बात ये कि देखें टैक्टिक्स के अंदर कर्नल साहब ने भी ये पढ़ा होगा स्टाफ कोर्स के ऊपर, और ये कि जहाँ पे भी पावर वैक्यूम होता है, जिसको हम टैक्टिक्स की ज़बान में कहते हैं कि मिलिट्री वैक्यूम, खासतौर पे पोलराइज्ड रीजन्स के अंदर, जहाँ रीजन्स बहुत पोलराइज होते हैं, तो एक जैसे ही आइन कोई ब्रेक होता है या मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो दूसरा आइन जो है वो उसके साथ कोशिश करता है मॉलिक्यूल बनाने। अब जैसी पावर और उसमें मजबूरी होती है उस होस्ट की, मिसाल के तौर पे बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश जो है वहाँ से इंडियन रीजन जो है उनका इन्फ्लुएंस खत्म हुआ है इतने अरसे रहने के बाद, ठीक है। उसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया की अपनी कमजोरियां शामिल हैं, जो उन्होंने देखे जो दूसरी पार्टियां थी उन्होंने उसको क्रश किया, उन्होंने बाइकआउट किया, खालिदा जिया को कैद किया, 17 साल की सजा दी, ये बहुत ब्रूटल था। आज ये इमरान खान के बारे में अक्सर आप देखें प्रोग्रामों में, तमाम ये इंडियंस जो गेस्ट हैं ये कहते हैं जी इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन है। इन्होंने खुद इनकी पपेट थी हसीना वाजिद, एवरीबॉडी नोज, द होल वर्ल्ड नोज। उसके बावजूद देखिए आप खालिदा जिया के साथ क्या सलूक किया, एक दो दफा वो बरसर इख्तियार रही, प्राइम मिनिस्टर रही थी। तो ये बहुत ब्रूटल इनके एक्शन थे और वो हल्के हल्के लावा देखिए फिर पकता है, चाहे वो किसी के बारे में भी हो। ये हमारे इस रीजन के अंदर खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट में है कि गैर जरूरी हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने उसको एक तो होस्ट करके रखा हुआ, उसको वापस नहीं कर रहे। अभी हुआ कि एक और बंदे को उन्होंने वहाँ पे आप देखिए कि उस्मान हादी साहब को, जो अभी स्टूडेंट्स ये जो अपराइजिंग थी इसके मेन लीडर थे, और वो अभी इलेक्शन के अंदर वो खड़े भी होना चाह रहे थे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एनसीपी के बजाय वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े होना चाह रहे थे। उनका मर्डर हो गया। उनका मर्डर हुआ तो पता चला कि वो जो किलर थे, जिनकी पिक्चरें भी आ गई, सारी चीज़ हो गई कि दे हैव क्रॉस बॉर्डर और इंडिया में दाखिल हो गए। चले ये एक स्पेकुलेशन भी हो सकती है और हम उसको वो नहीं कह रहे, लेकिन बात यह है कि अब वहाँ पे खाली प्रोटेस्ट रियासत के ही अगेंस्ट या रियासती इदारों के अगेंस्ट से हटकर
इंटर स्टेट यानी दो कंट्रीज के दरमियान हो गया। उन्होंने भारत के खिलाफ पहली दफा इस मुल्क के अंदर, अब देखिए पाकिस्तान में इंडिया के साथ जंगें रही, लेकिन एंटी इंडिया प्रोटेस्ट पाकिस्तान में इस तरह से नहीं हुए। ये अब जबकि बांग्लादेश में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत हैवी उसके ऊपर हो रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कि चट्टागांव के अंदर भी उन्होंने बंद कर दिया, इवन जो है कलकत्ता में इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, इस तरह से काफी जगहों पर, ढाका में तो ऑलरेडी वीजा सर्विस इन्होंने बंद कर दिया, अपने कमीशन को बंद किया। और दोनों कंट्रीज जो है एक तरह से इनके ताल्लुक सडनली जो है ना वो स्ट्रेन हो गए। अब इसमें मैं यही कहूंगा कि इंडिया को जिस वक्त ये हसीना वाजिद हुकूमत में थी, अगर ये बैलेंस रखते और जो उसूलों की सियासत करते कि जो प्रिंसिपल्स हैं इनको एक पपेट के तौर पे यूज करने के बजाय जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है उसके साथ बना के रखते। 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है तो और कहाँ जाएगा बांग्लादेश? वहीं से उनसे जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हम उनसे कॉटन लेते थे और कॉटन की उनकी मेन इंडस्ट्री थी जिसको माशाल्लाह काफी फ्लोरिश हुई। तो ये आप देखें कि ये डिपेंडेंट रहते। जरूरी नहीं था कि खालदा जिया आती तो वो एंटी, खालदा जिया जब भी आई उन्होंने कोई ऐसी एंटी इंडिया स्टेट मूवमेंट नहीं चलाई और ना ही ऐसी कोई चीज की। 2 दफा गवर्नमेंट बनी। तो अगर ये उनके साथ रहते, लेकिन मोदी साहब ने आने के बाद यही किया कि जी हसीना वाजिद को बिल्कुल जो है वो एक तरह से टोटल अपने हाथ पे रख लिया और बाकी सबको उन्होंने कहा कि जी हम क्रश करेंगे। और फिर वही हुआ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आप देखिए कि बेचारी औरत के साथ क्या सलूक किया। तो अभी बाहर आई, ठीक है, अभी उनका बेटा भी बहरहाल तारिक साहब भी आगे हैं और अब देखिए अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो ये ना हो कि वो अब एंटी इंडिया वो भी हो सकते। इसमें ये अब दूसरी चीज क्या है, इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इस वक्त मैं समझता हूं कि अगर इंदिरा गांधी साहिबा होती तो शायद कि इस वक्त वहां पर पावर वैक्यूम है, बहुत खतरनाक है। यूनुस साहब, उनकी गवर्नमेंट किसी टाइम पर भी कोई भी आकर उनको कह सकता है जी अस्सलाम वालेकुम साइड पे हो जाए और इधर टीवी के ऊपर वो बैठ सकता है कि अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। मैंने कहा ना पोलराइज कंट्री। तो अब इस वैक्यूम के फिल करने के लिए उनके पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो चाइना की सपोर्ट ले ले या पाकिस्तान की सपोर्ट। चाइना इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है, दो कि चाइना का। जी कर्नल साहब कुछ कहना चाह जी 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 सर। The 5-6 points and 5-6 lines एक के बाद और बिल्कुल रेट रैपिड पर। इंडिया घुस आए, इंडिया कभी घुसा नहीं था। 3 दिसंबर को फर्स्ट अटैक वाज लॉन्च बाय पाकिस्तान। इट इज इन द यूनाइटेड नेशन रिकॉर्ड्स। मेरे ऊपर मत जाइएगा। आपने कहा तो बहाना नहीं, बहाना कुछ भी हो सर, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं। वो अगर मेरा बहाना खरीद रहे हैं तो जनाब फिर कहीं ना कहीं आप डिफीट हो गए। आपका बहाना नहीं खरीदा उन्होंने, मैं तो मान रहा हूं, मैं बिल्कुल मान रहा हूं हमारी प्लानिंग थी, लेकिन हमारी प्लानिंग को हमने कैसे मैनेज किया इस तरीके से कि एग्रेसर और अटैकर पाकिस्तान बना और उस वजह से हम जस्टिफाई हो गए। उससे भी बड़ी बात, इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है। इंडिया अपनी पावर को कहीं प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। इंडिया अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ा रहा है और उस पावर को बढ़ाने में ही सबसे बड़ी पावर अपने आप में देखता है। आपने कहा चाइना का कहीं कोई इंटेंशन नहीं है किसी की जमीन लेने का। गलवान इंसिडेंट्स पूरी दुनिया के अंदर है कि किस तरह से उन्होंने कोशिश करी, किस तरह से पिटे और किस तरह से गए। जहां तक बात है कि उनका इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज अ टूल ऑफ चाइना द वे दे वांट टू प्ले। इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। ज्यादा बड़ी बात यह है कि तालिबान को हमने इनवाइट कर लिया। हमने तालिबान को 4 साल बाद इनवाइट किया। आपके साथ तो वो 20 साल थी, आपके हाथ क्यों नहीं आई? आईएसआई के चीफ उन दिनों जब तालिबान गवर्नमेंट आ रही थी वहां कैंप कर रहे थे, वहां से स्टेटमेंट्स दे रहे थे। आपके हाथ में थे तालिबान, हमारे हाथ में नहीं थे। और हमने तो 4 साल बाद पहली बार उनके एक फॉरेन मिनिस्टर को विजिट जो यूनाइटेड नेशन ने अलाउ करी है। बाय द वे, दैट मीन्स द वर्ल्ड बॉडी एक्नॉलेजेस कि इस आदमी का, इस फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया जाना इज बेहतरी ऑफ द कंट्री। आपने बात करी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की जो बांग्लादेश में है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट की कोई भी एक डिमांड इस समय आरजू जी आप बता दीजिए जो आपको दिख रही हो कि वो डिमांड पूरी हुई हो। मैं तो कह रहा हूं किसी को यही नहीं पता आज की तारीख में डिमांड थी क्या। रिजर्वेशन डिमांड थी ना, कि रिजर्वेशन के अगेंस्ट वो गया कहां टॉपिक। दिस वाज नेवर अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑन डिमांड्स। आपने बात करी यस सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का बांग्लादेश में रोल है या नहीं। पाकिस्तान का बांग्लादेश में पिछले 6-8 महीने में टॉप लेवल विजिट्स कैसे हो गई जो पहले नहीं हुई। पिछले 30 से 40 साल में आपका एक जहाज
उनके बंदरगाह तक नहीं गया और आज आपकी शिप वहां चली गई, दैट मीन्स देयर इज समथिंग हैपनिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, बट मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं आपके प्रूफ के लिए, क्योंकि अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ है तो आपको प्रूफ तो नजर रखने पड़ेंगे। आ गई बात, आपने शेख हसीना की डेथ पेनल्टी की बात करी है, बिल्कुल 100%। लेकिन मैं क्या करूं, यूनाइटेड नेशन बोलता है कि द डेथ पेनल्टी इज नॉट रेगुलर बिकॉज उसमें शेख हसीना का पार्ट रिप्रेजेंट नहीं हो पाया, इट इज अ इनवैलिड वर्डिक्ट। इंडिया बोलता है, फिर भी उसके बावजूद इंडिया बोलता है कि यस हमारे पास और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन भाई साहब कोई मांगेगा तब ना। आपने अभी तक एक्स्ट्राडिशन प्रोसीजर्स क्यों नहीं स्टार्ट किए हैं? क्योंकि यू आर योरसेल्फ कन्विंस्ड कि आपने ये डेथ पेनल्टी पॉलिटिकली मोटिवेटेड दी है और उसमें एक्स्ट्राडिशन नहीं हो सकती, ये हर जगह लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आपको मैं बात बता दूं, जो अभी हमने यूएस से भी जो एक्स्ट्राडिशन में बंदा वापस लिया है, हेडली जिसको लिया था अभी हमने, उसमें भी हमें उसके कोर्ट में प्रूव करना पड़ा यूएस के कि भाई साहब इसके अगेंस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैंगिंग नहीं होगी, डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, उसके जो जेल है उसकी रिकॉर्डिंग्स हमको देनी पड़ी, तब जाकर वो कन्विंस हुआ और उसने उसको हमारे पास भेजा। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश ने इसमें से कोई भी काम किया है। आपने बात करी है वीजा की, यस वीजा वी हैव स्टॉप्ड, देयर इज अ रीजन, बिकॉज इस समय बांग्लादेश में हजारों लाखों करोड़ों लोग आना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं वहां से। वी डोंट वांट अ स्टैम्पीड, हमारे यहाँ स्टैम्पीड, हमारे पास वो जगह नहीं है, हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। और क्यों आने दें, हम तो ऑलरेडी परेशान है जो बांग्लादेशीज आए हुए हैं उनको वापस भेजने के लिए, हम तो ये चाहते हैं। और लाइक एनी गुड कंट्री वी वांट, आपने भी तो अफगानिस्तान को वापस भेजा है, आपने मारपीट के भेजा है, हमने वैसे रोक लिया है। उससे भी बड़ी बात कि हम बांग्लादेश के साथ कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर आपको भी पता होगा, और अगर नहीं पता, ट्रेड रिलेटेड कोई भी आइटम ऐसा हुआ ही नहीं है जिसको रोका गया हो। इंडिया इज एट सेम ट्रेड लेवल एज इट वाज बिफोर यूनुस। बड़ी सिंपल सी बात है। आपने बात करी कि वो मैडम के बेटा जो है वो आ रहे हैं वापस बांग्लादेश में, तो आ गए हैं वापस, तो इसलिए वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ऑफिशियली सर पता करिए, पता कर आपको पता चलेगा कि अवामी लीग इज बैंड फॉर इलेक्शन। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो उनका बेटा अवामी लीग से कैसे लड़ लेगा? आप बताइए। देखिए, खबर अगर हम दे पब्लिक को, आपको, और आप आपस में एक्सचेंज करें, उसमें ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट क्यों ना हो। वाजपेयी बेचारा गाड़ी लेकर गया था, बस से गया था कनेक्शन करने के लिए आपके साथ, आपने उसको कारगिल पकड़ा दिया। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसका नाम, जिसका खौफ आपके यहाँ सबसे ज्यादा चलता है, मे भी आप थोड़ी बहुत गालियां भी दे लेते हैं, लेकिन वो बंदा गया था आपके यहाँ शादी में, शादी ब्याह अटेंड करने, जिसको बोलते हैं ना रिलेशंस, दे कम विदाउट इन्विटेशन। रिलेटिव जो होते हैं ना, उनको इन्विटेशन नहीं दिया जाता है। उसने ये सोचकर वो गया था, आपने क्या कर दिया आपको पता है। सो आप जब ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, वो 90,000 93,000 इज अ ओल्ड टॉपिक, दैट इज नॉट अ ट्रस्ट डेफिसिट। एंड बाय द वे, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए मेरी बात, इंडिया हैज नो इंटरेस्ट इन 1 इंच ऑफ लैंड इन पाकिस्तान। हमें चाहिए ही नहीं, हमें आपके यहाँ की 1 इंच की जमीन नहीं चाहिए। हम चाहेंगे आरजू काजमी वहां सेफ रहे, अच्छी रहे, हमारी दुआओं के साथ रहे। बिल्कुल, लेकिन मेजर साहब आप प्लीज अब आपकी बारी, आप रिप्लाई कीजिए कर्नल साहब को कि वैसे भारत ने जब भी अटैक किया तो जमीन का तो खैर नहीं कहा, तो यहाँ तक तो खैर सभी मेरे ख्याल उनसे एग्री करेंगे। जी देखिए, बात खाली किसी के ज़मीन लेने की नहीं होती, क्योंकि उसमें अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पे एक्ट करती है और एक यूनाइटेड नेशन भी मौजूद है, सिक्योरिटी काउंसिल ही मौजूद है, तो इट इज़ नॉट ईज़ी कि आप किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लें। बाकी आप इनका बजट देख लें कि हमारा 8 बिलियन का है तो इनका 80 बिलियन का है, ठीक है। और इनकी जो एक्सपेंशन है, आप इनके जो पोलराइजेशन है, आप देखें कि क्वाड के अंदर भी ये शामिल है अगेंस्ट चाइना। और दूसरी तरफ आप देखें कि इन्होंने जो टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम किए थे सोशल मीडिया पे, कि वो चाइना के सदर से कैसे हाथ मिला लिया, तो चाइना के सदर ने कैसे मोदी साहब को जो है ना वो पप्पी कर ली या झप्पी डाल दी, वो सारी खबरें जिस तरह से एक्सप्लाइट हुई आपके सामने है। तो ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए कि इंडिया इसी तरह से तमाम जो रीजनल स्टेट हैं, इसीलिए इसके ताल्लुकात उनके साथ स्ट्रेन है
कि ये कहीं पर भी जो है वो किसी भी गवर्नमेंट को हर जगह वक्त इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में रहना चाहते हैं। जैसे आप देखिए कि अब श्रीलंका से निकला है, सिमिलरली नेपाल और भूटान तो ठीक है अभी हैं। नेपाल में भी आप देखिए कि जो उनके वजीर आजम थे वो इंडिया की बजाय जो है वो चाइना के। तो थोड़ा सा अब इस एरिया के अंदर मैं समझता हूँ कि चाइना का रोल बढ़ रहा है और इंडिया का थोड़ा सा विड्रॉल वाला रोल पैदा हो रहा है। और वो होना भी चाहिए कि इंडिया को कंटेन रहना चाहिए अपने कंट्री में। जैसे कर्नल साहब ने कहा कि इस तरह के एम्बिशंस नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान की देखें डॉक्ट्रिन जो है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन जिसको आप कहते हैं, वो डिफेंसिव है, जबकि इंडिया की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो ऑफेंसिव है। वो हमेशा अटैक के पोजीशन में रहते हैं, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा दिफा किया है। और दिफा सिर्फ ज़मीनी बॉर्डर पर ही नहीं, हमने हर जगह किया है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इन्होंने जो भी वेपन बनाया उसका हमने काउंटर किया, इन्होंने जो भी स्ट्रेंथ गेन की हमने उसको काउंटर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 बिलियन से 80 बिलियन के सामने खड़े हैं। पूरी दुनिया में आप ऑपरेशन सिंदूर में देख लें, वाह वाह हो रही है। डिप्लोमेटिकली हम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तमाम आप देखिए कि ये इस वक्त मेंटेन की रिलेशन इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, अमेरिका, ठीक है, यूरोप, आप नेम ले लें जो कंट्री का। इस वक्त इंडिया के पास जो कंट्रीज रह गए वही रह गए कि जी तालिबान का वजीर खारजे को दावत कर दें, ठीक है। तो ये बातें हैं आपस में, ये ट्रस्ट डेफिसिट को बिल्ड करने की नहीं है। इस वक्त हमें ये चाहिए कि सबसे पहले तो सारक को फॉल करें, जो कि इंडिया की वजह से नहीं चल पा रहा। अगर सारक फॉल होता है तो दोनों के प्राइम मिनिस्टर एक कंटिन्यूटी के साथ आफ्टर सम टाइम ये ऑटोमेटिकली विल मीट देयर, वो एक चांस होता है। यहाँ तो इन्होंने इतना कर दिया कि क्रिकेट के खिलाड़ी भी एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाते, तो आप किस तरह से बातचीत करेंगे, किस तरह से ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करेंगे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट सहमी भी बैठी है कि किसी वक्त भी यहाँ से बॉर्डर से अगर कोई क्रॉस करके आ जाता है, चाहे वो सिविल ड्रेस के अंदर आ जाए, तो उनकी गवर्नमेंट तो 2 मिनट की नहीं। मैंने इसीलिए कहा ना कि शायद इंदिरा गांधी होती तो मामलात कुछ और होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट मोदी से। सर, इंदिरा गांधी के जमाने में भी मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई टर्म्स अच्छे थे भारत से। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन लास्ट कमेंट कर्नल साहब आपका। और बात कर रहा हूं मैं, कोई और बात कर रहा हूं। 70 साल में हमारे रिलेशन कब अच्छे थे, मैं आपको बताता हूँ, मैं गिनवाता हूँ, आपको भी याद आएगा। 70 साल में रिलेशन तब अच्छे थे जब मुशर्रफ ने इंडिया आकर विजिट करी थी। दैट वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट विजिट। और उसका रिजल्ट जो था, अगर आगरा में मुशर्रफ साहब को आपके मौलानाज ने नहीं गिराया होता तो वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करने वाले थे। ये सबको मालूम है, ये ओपन सीक्रेट है। उससे ज्यादा अच्छे कब थे, जब वाजपेयी बस लेकर आपके यहाँ गए थे। रोड कनेक्टिविटी का मतलब होता है पैदल चलकर कनेक्टिविटी, एरियल कनेक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। जी जी, हमारे और आपके सबसे अच्छे रिलेशन थे जब सो कॉल्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपके यहाँ बिरयानी खाने की बात करी थी और वो खाने गए थे। ऐसा आज तक इंडिया याद करती है। बट इन सब के बदले में क्या हुआ, ये आपको बंद करो मैं सर आपके, बिकॉज 2-3 बड़ी अच्छी चीजें आपने बोली हैं। डॉक्ट्रिन का प्रूफ कैसे लिया जाए कि किसकी ऑफेंसिव है किसकी डिफेंसिव है। आरजू काजमी जी पढ़ लीजिएगा, आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज फर्स्ट स्ट्राइक, हमारी इज अ नॉन फर्स्ट स्ट्राइक। कौन डिफेंसिव है कौन ऑफेंसिव है इस एक लाइन में पूरा हो जाएगा। अगर कोई 5वीं क्लास पढ़ा हुआ होगा वो मेरी बात समझ रहा होगा। उससे भी बड़ी बात क्वाड हमने जरूर लिया, और आपको बड़ी जिम्मेदारी से ओपनली बता रहा हूं, चाइना इज आवर नंबर 1 एनिमी, हम डिक्लेयर कर चुके हैं। पाकिस्तान इज नॉट। पाकिस्तान इज अ इररिलेवेंट एनिमी, इट इज ओनली अ मिसक्रिएंट, इट इज ओनली अ इरिटेंट which China is using। ये हम एक बार नहीं 100 बार बोल चुके हैं। हमारा नंबर 1 एनिमी सिर्फ और सिर्फ चाइना है। लेकिन सर आप जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं घुस के मारेंगे, तो वो पाकिस्तान को ही कहते हैं। सर चाइना को क्यों नहीं कहते घुस के मारेंगे? मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ एक एक कर, क्योंकि वहां से बात ये जरूर आ जाएगी कि उसी के साथ झूला झूलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोमेसी। इन डिप्लोमेसी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन सबसे ज्यादा खराब हुए थे कब? 1947 में जब पार्टीशन हुआ था। बाय द वे, तब एक दूसरे के खिलाफ जो था हेट्रेड थी, वो हेट्रेड धीरे धीरे कम हुई है, बाय द वे ज्यादा नहीं हुई है। और उस हेट्रेड के बावजूद
फ्रंटियर गांधी को भारत रत्न का अवार्ड किसने दिया था? आपने तो नहीं दिया था, इंडिया ने तो भारत रत्न दिया था। आप मुझे एक नाम ऐसा बता दीजिए जहां आपने मुझे अवार्ड दिया हो। आरजू काजमी शो में ही बोल दीजिए कि कर्नल शैलेंद्र सिंह को मैं अवार्ड दे रही हूँ। सर एक मुझे याद आ रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग और मेजर नदी मुझे ठीक कर मतलब करेक्ट कर सकते हैं। मुझे जहां तक याद पड़ता है तो फौज या पॉलिटिशियंस को तो नहीं, लेकिन दिलीप कुमार साहब को पाकिस्तान ने अवार्ड दिया था और फिर इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया भारत की तरफ से कि उनको वो वापस करना पड़ गया। वो घबरा गए और उन्होंने कहा कि मैं ये अवार्ड वापस करना चाहता हूँ। मैंने ये सुना था। अच्छा, मैंने नहीं सुना अनफॉर्चुनेटली। मैं इस पर रिसर्च कर आपको अगले प्रोग्राम में जरूर बताऊंगा। उसके बाद अगली बात जो आई, हमारे रिलेशन किसी के साथ अच्छे नहीं है। श्रीलंका इस समय वाहवाही कर रहा है, जिस तरह का सपोर्ट उसे बड़ी रिसेंटली मिला है। और बाय द वे, पाकिस्तानीज ने मेरे साथ लाइव शो में इसको डिबेट किया है कि आप हमें, दैट इज पाकिस्तान को, एड देने से मना कर रहे हैं, आप उसको सैबोटाज कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी जहाज को श्रीलंका इंडिया के ऊपर से उड़कर इसलिए नहीं जाने देना चाहते कि कहीं वो एड ना दे पाए, जबकि आपको ये ऑफिशियली मालूम है इंडिया ने श्रीलंका में पाकिस्तानी नागरिकों को एड दी है, उनको बचाया है, उनको निकाला है। एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न, बांग्लादेश की इकोनॉमी 1% नहीं बढ़ सकती थी अगर इंडिया चाहता तो, बट इंडिया वांटेड इट, इंडिया कुड हैव ऑक्यूपाइड इट। मेजर नदीम से अच्छा और कौन जानता है, अगर हमने किसी कंट्री को जीता है तो हम उस पर राज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इंडिया की इंटेंशन थी ही नहीं। गलत था, आज सही गए, मुझे नहीं पता, मेरे अपने टर्मिनोलॉजी में शायद गलत भी हो सकता है, बट दिस इज व्हाट माय कंट्री इज ऑल अबाउट। उससे भी बड़ी बात आती है, मैं तो कह रहा हूं हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, इससे बड़ी और क्या बात प्रूफ दूं? मोस्ट फेवर्ड नेशन आप थे मेरे, आपने मुझे कभी नहीं बनाया, हमने आपको बनाया। मैं तो आपके साथ एंगेज था, आपको एंगेज कर रहा था कि किसी तरह अच्छाई पर आगे चलेंगे। नेपाल की पूरी लाइफलाइन, एक दिन का केरोसिन नेपाल के पास अपना खुद का नहीं है। जब केरोसिन क्राइसिस हुआ था उस समय के अगर आप न्यूज़पेपर्स निकाल लेंगे आपको समझ आ जाएगी, एक सिंगल दिन अगर इंडिया का केरोसिन वहां नहीं जाता है, वहां का स्टोव नहीं जल पाएगा। ऐसा मैंने नहीं कहा है, उनके न्यूज़पेपर ने कहा है। भूटान इज सो ब्यूटिफुली, आप एक बात बताओ, डोकलम कहाँ है? डोकलम इंसिडेंट्स ऑफ चाइना, डोकलम कहाँ है? डोकलम इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द किंग ऑफ भूटान, बाय द वे। इट इज दैट ट्राई जंक्शन। लेकिन उसके लिए लड़ाई किसने लड़ ली? उसके लिए लड़ाई स्टैंड किया इंडियन आर्मी ने, दैट इज इंडिया ने। और क्या बोला? जी बोलिए। नहीं सर, मैं सिर्फ आपको एक स्क्रीन दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये गूगल से अभी मैंने निकाला है। दिलीप कुमार साहब को पाकिस्तान ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, निशान इम्तियाज 1998 में, और उसके बाद बहुत ज्यादा वहां पे क्रिटिसाइज किया गया, तो उनको कारगिल वॉर के बाद वो वापस करना पड़ गया। तो सर ऐसा नहीं कि हमने कभी अवार्ड नहीं दिया, हमने दिया था, लेकिन ये और बातें कि वो हमें वापस दे दिया गया। I'm so sorry, Arzu ji, you need to grow up. You need to grow up. आप बड़ी नादान है, मैं आपको यही बोल सकता हूँ। भारत रत्न को आप एक फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड से कंपेयर कर रही हैं। नहीं सर, फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड नहीं है सर, फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड नहीं। आपने कहा कोई भी अवार्ड हो तो वो बता दें। तो सर इसलिए मुझे जो याद आया, सर आपको पता है मैं तो वैसे ही फिल्में बहुत देखती हूँ, तो सर मैं वैसे ही बॉलीवुड में घुसी रहती हूँ, तो सर इसलिए मुझे ये याद आया तो मैंने बता दिया। निशान इम्तियाज जो है वो दिलीप कुमार साहब को पाकिस्तान ने दिया था। Thank God you have not entered the Indian Bollywood, otherwise you would have given a tough time to Indian actresses. उससे भी बड़ी बात आ रही है, हम जो बात कर रहे हैं कि डॉक्ट्रिन हो गया, हाँ, that 8 versus 80, 8 versus 80 जो आपकी बजट वाली बात है। सर, आपकी देश छोटा है, आपकी आर्मी छोटी है, मेरा देश बड़ा है, मेरी इकोनॉमी बड़ी है, मेरा सब कुछ बड़ा है, उस वजह से मेरा डिफेंस बजट भी बड़ा है, बट द डिफेंस बजट इज नॉट सेंट्रिक टू पाकिस्तान। आप मानिए मेरी बात, आप मानिए मेरी बात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं इसी में जो है वो लास्ट कमेंट जो है वो मैं मेजर साहब आपसे लूंगी। लेकिन ये जरूर है कि सर आपका बजट और आपके जो कहा जाता है कि आर्मी पे जो खर्चा हो रहा है वो चाइना के लिए कर रहे हैं, हालांकि सर उन्हें तो आप मुक्के लाते मारते हैं सर, वहां तो आप गोली तक नहीं चलाते सर, सारी चीजें हमारी तरफ ही होती हैं और हमें कहा जाता है कि हमने तो सब चाइना के लिए बनाया है। सर हम भोलेपन में मारे जाते हैं।
हम बोलते हैं 50 तो उधर साल का 50 साल का रिकॉर्ड है। आप एडमायर करिए इस बात को कि इंडिया और चाइना अपने वेपन पीछे लगाकर, धक्के मारकर, छाती से मारकर, कोहनी से मारकर एक दूसरे को पीछे करते हैं, लेकिन वेपन सिस्टम बाहर नहीं निकालते। ये भी एक अलग लेवल का कैरेक्टर है सर। यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, मैं कह रही हूँ यहाँ पर भी ऐसे ही लड़ा करें आप लोग। यहाँ पे क्यों गोलियां चल रही होती हैं? जी वेदर साहब, लास्ट कमेंट आपका। गोलियां क्यों चल रही होती है ये बताना। देखिए, हमें इन तमाम बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि टेबल के ऊपर कहीं आए। इंडिया ने तो टेबल का तमाम दरवाजे ही बंद कर दिए। जब टेबल के दरवाजे ही बंद हैं, हाथ मिलाना भी पाबंदी है, क्रिकेट टीमों का भी आना, तो कैसे नॉर्मलाइज होंगे रिलेशन? जब तक रिलेशंस, आप जब बात कर रहे हैं कि आगे चलना है, नॉर्मलाइज करना है, इस रीजन को स्टेबलाइज करना है, और अगर नहीं करेंगे तो ये स्टेटस को विल रिमेन। तो ये आप मेंटेन कर रहे हैं स्टेटस को, पाकिस्तान इज नॉट मेंटेनिंग द स्टेटस को। हम तो अभी भी तैयार हैं कि आप बैठे, और कई दफा कहा है हमारे वजीर आजम ने, ठीक है माजी में जिस तरह की चीजें हुई हैं आपने बहुत अच्छा बयान किया, हम उससे डिसएग्री नहीं करते, लेकिन आगे वे फॉरवर्ड, आगे तो चलना है। अब माजी को ही लेके बैठे रहेंगे तो हम भी माजी को लेके बैठ सकते हैं, लेकिन हम आगे चलना चाहते हैं। ये रीजन को यूरोप की तरह होना चाहिए कि जनाब यहाँ से मैं निकला तो ऑस्ट्रिया में दाखिल हो गया, ऑस्ट्रिया से निकला तो जनाब चीक रिपब्लिक में दाखिल हो गया, तो प्राग में बैठ के बर्गर खाया, तो फ्रांस में बैठ के चाय। ये ऐसा होना चाहिए, और ये मोहब्बतें अवाम में आपस में मौजूद हैं। आप मेरे चेहरे मोहरे से देख लें, मैं भी एक आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हूँ, ठीक है, लेकिन कभी भी कोई आपको लगा कि ऐसे कोई दुश्मनी वाली आंखें हैं या कोई ऐसी जबान है तो आपको नहीं लगेगा। अवाम एक दूसरे के साथ है। हमारे अबाउदाद वहीं से आए, ठीक है, हम खुद, मैंने मेरे जो पेरेंट्स से माइग्रेट किया अजमेर शरीफ से, नसीराबाद छावनी में दे यूज्ड टू लिव। वहाँ ANZ बैंक के अंदर हमारे नाना जो है वो ऑफिसर थे। मेरे वालिद का कारोबार, दादा का कारोबार। ये मेरा ख्याल है कुछ इंटरनेट का इश्यू मुझे लग रहा है। आजू जी, एक छोटी सी बात बतानी है। जी जी। मुशर्रफ का तो घर दिल्ली में था, वो तो आपका चीफ भी था, आपका प्रेसिडेंट भी था, बात फिर भी नहीं बन पाई। ज्यादा बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि हम शेक हैंड्स नहीं कर रहे थे क्रिकेट में, ठीक है ना। अब आप सही क्योंकि ये लाइव था, ये लाइव था पूरा का पूरा मैच। ये किसने किया था? हाँ, ये कौन कर रहा था? ये गेम के दौरान कर रहा था। एक मिनट, बहुत फर्क है। आप गेम के दौरान ये कर रहे हैं, गेम खत्म होने के बाद मेरा कंडक्ट अगर ये नहीं हो रहा, गलत क्या हो गया आप बता दो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वो एक अलग बात है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, आई मे एग्री, बट एट द सेम टाइम जिस टीम ने खेल के दौरान ये साइंस किए हैं, ये साइन किए हैं, ये साइन किए हैं, आपको क्या लग रहा है वो 1 2 3 की गिनती सीख रहा था प्लेयर आपका? आप बता दीजिए। वो बैट जो है, उस बैट को गन बनाना उस बेचारे को आता नहीं था। उस बेचारे को गन बना, क्योंकि वो बैट उल्टा पकड़ रहा था। उसका जो चौड़े वाला सिरा है वो एनिमी की तरफ कर रहा है, और उसका जो हैंडल है वो अपने अंदर को ले रहा है। क्योंकि सर कहीं ना कहीं वो नहीं करना चाह रहा था, वो एक अच्छा मैसेज दे रहा था, इसलिए उसने गन उल्टी पकड़ी थी। कहीं ना कहीं वो ISI की ट्रेनिंग नहीं काम आई, बता दिया कि बैट को पकड़ के गन की तरह कर सकते हो आप, उस बेचारे ने कर दिया। अब वो गलत हो गया, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मैं बात जवाब के तौर पर दे रहा हूं। शेक हैंड वाज सपोज्ड टू बी एट द एंड ऑफ द गेम, ये बात आप भी मानेंगी, बट दिस वाज ड्यूरिंग द गेम, दिस वाज ड्यूरिंग द गेम। नहीं होना चाहिए। कैप्टन्स ने हैंडशेक बिफोर द गेम करना था, कैप्टन्स ने हैंडशेक बिफोर द गेम करना था, टॉस के बाद। हाँ, ये भी सही है वैसे, टॉस के बाद करना था, और ये सब कुछ फिर मैच के दौरान हुआ था, लेकिन खैर नहीं होना चाहिए था। जो भी आगे बढ़ना है तो आगे बढ़े, नहीं बढ़ना तो पाकिस्तान भी तैयार बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आगे बढ़ने तो बढ़े, अगर नहीं बढ़ने तो पाकिस्तान ही बैठा हुआ। नहीं, बढ़े कैसे? आपका सवाल जो था वो सबसे जायज है कि बढ़े कैसे। बढ़ना सिर्फ एक लाइन पर है, सिर्फ एक लाइन पर बढ़ सकते हैं कि नदीम और कर्नल शैलेंद्र सिंह मिलकर टेररिज्म की एक डेफिनेशन बनाएं और उस डेफिनेशन को दोनों कंट्री में लागू करें। और इसका प्रूफ
आपके पार्लियामेंट में बोला गया था कि अगर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स जो अफगानिस्तान में हैं वो एंटी टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जायज हैं। मैं ऐड कर रहा हूं कि नाइजीरिया में यूएस की एंटी टेरर स्ट्राइक्स जरूरी हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन को बचाना चाहते हैं। तो भाई साहब आप एक बात बता दीजिए, इंडिया ने कौन सा पाप कर दिया कि आपके यहाँ 4 टेररिस्ट कैंप को उड़ा दिया? नहीं सर, ये सब कुछ इट शुड बी सेम, इट शुड बी सेम सर। कहीं ना कहीं इंडिया में अगर सेम होगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान मुझे बोलेगा जनाब ये 2 टेररिस्ट कैंप हमारे एरिया से थोड़े आगे को निकल गए हैं, आपके वाले बॉर्डर की तरफ है, कृपया कर उड़ा दीजिए। नहीं सर, दोनों को जो है इस तरह की बात होना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने इसलिए ये नहीं बोला, मेरा कहना है टेररिज्म की सिर्फ डेफिनेशन आपकी और हमारी सेम होनी चाहिए, दैट्स ऑल। बिल्कुल। और सर खैर दोनों को मिलके सोचना, काम करना होगा, अदरवाइज सर लड़ाई तो जितना बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी। उसको कम करना जो है वो असल में कमाल तो वो होगा कि लड़ाई को कम किया जाए। लड़ाई इज नो सॉल्यूशन। मैं मानता हूँ इस बात को, एज अ फौजी मानता हूँ। मैंने कारगिल में बॉम्ब्स जो आर्टिलरी फायर करी है उसमें कोई बड़ी बात, लेकिन वो एक अलग चीज है। बट मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि मेजर नदीम अगर कहते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, मैंने आपके मेरे शो के अंदर सिर्फ एक ये बोलने की कोशिश करी है, टेररिज्म को डिफाइन कर ले, मेरे ख्याल हम बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और आगे बढ़ना चाहिए। हम कब तक ये कहना चाहिए कड़वाहटे लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ मिठास भी लानी चाहिए। नया साल शुरू होने जा रहा है सर, और मेरा ख्याल है कि हमें अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने आज जो है शो ज्वाइन किया, और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।